नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। पीएम मोदी की साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा की तस्वीरें दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय का प्रतीक है। रुख करेंगे साइप्रस का। देश में जनगणना को लेकर क्या है ताजा अपडेट, वो भी बताएंगे। साथ ही इजराइल ईरान के बीच लगातार घमासान है जारी। इस वक्त क्या है स्थिति, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट रिपोर्टर्स के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। आज राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइस से होगी व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता। निकोसिया टाउन हॉल का भी करेंगे दौरा। भारत साइप्रस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। पिछले 1 दशक में भारत का हुआ अभूतपूर्व विकास। साइप्रस को बताया भारत का भरोसेमंद साझेदार। कहा दोनों देशों के रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक। आज जारी होगी देश में जनगणना कराने की अधिसूचना। इस बार जाति गणना भी होगी शामिल। मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल से डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना। गुजरात में आज राजकीय शोक। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को राजकोट में दी जाएगी अंतिम विदाई। प्लेन क्रैश में अब तक 80 पीड़ितों के डीएनए नमूनों का मिलान। और इजरायली हमलों के बीच ईरान का संघर्ष विराम वार्ता से इंकार। वहीं ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने की इजरायली योजना पर लगाया वीटो। जर्मन चांसलर को उम्मीद G7 बैठक में निकल सकता है कुछ हल। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं और सबसे पहला जो उनका चरण है वो साइप्रस का है। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइस के साथ पीएम की उच्च स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेता व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। उम्मीद है कि यूरोप में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जाने वाली इस यात्रा से 2 पुराने साझेदारों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में सीईओ फोरम की बैठक में शिरकत की। दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में ये बैठक काफी अहम साबित हो सकती है। सतत विकास की दिशा में हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग नए अवसर प्रदान करेगा। वहीं नवोन्मेष और एआई तकनीक को लेकर भी चर्चा हुई। भारत साइप्रस में 10वां बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बीते 1 दशक में अभूतपूर्व विकास किया है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही 3री बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत साइप्रस के बीच $150 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है, लेकिन इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर बना है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है
कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी और कानून में सुधारों के लागू होने, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से प्रगति करने और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उन्होंने साइप्रस के स्टॉक एक्सचेंज और भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बीच होने वाले सहयोग को लेकर भी खुशी जाहिर की। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। भारत साइप्रस फोरम की बैठक में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स भी मौजूद रहे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने अहमदाबाद विमान हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। Please accept, on behalf of the people of Cyprus, my heartfelt condolences for the tragic airplane crash. Our prayers are with the families of those who perish and with the people of India. भारत साइप्रस अब अपने संबंधों में नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। बिजनेसमैन अभय प्रभु ने भी कहा कि पीएम मोदी की ये यात्रा भारत साइप्रस व्यापार संबंधों को नई मजबूती देगा। जब मोदी जी खुद इसको समर्थन देते हैं इंडिया और साइप्रस के संबंधों को, जब मोदी जी खुद आके यहाँ पे आके हमको प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के लोगों को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारी जो संबंध है इंडिया और हेलेनिक वर्ल्ड कहते हैं ग्रीस और साइप्रस को, जो हमारे संबंध है वो हज़ारों साल पुराने हैं, ये ऐसे नए संबंध नहीं हैं। और जब व्यापार को सरकार प्रोत्साहित करती है तो व्यापार तो ज़रूर बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस भी ज़रूर बढ़ेंगे। वहीं बिजनेसमैन संजय तुंगनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया को डिजिटल डेमोक्रेसी दी है। ये जो राउंड टेबल था, बिजनेस राउंड टेबल था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड टेबल था और बहुत ही बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज किया था इतने शॉर्ट नोटिस में। अगर आप देखिए तो ग्रीक और साइप्रस के जो लोग हैं उन्होंने वर्ल्ड को डेमोक्रेसी दी है, बट मोदी जी ने वर्ल्ड को डिजिटल डेमोक्रेसी दी है, तो वो बहुत ही अहमियत रखता है। एनएसई के सीईओ आशीष चौहान ने दोनों देशों के बीच स्टॉक एक्सचेंज के बीच हुए सहयोग पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सहयोग भारत और साइप्रस के बीच राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि बढ़ते हुए व्यापारिक रिश्तों को मजबूती दे रहा है।
महत्व का जो MOU है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में NSE की खुद की NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो भारत को एक तरह से विश्व में पेश करती है। उसके साथ साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज जो एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में काम करता है। दोनों को मिल करके आज एक MOU बना है जिसमें जॉइंट रिसर्च, ड्यूअल लिस्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ऐसे कई चीज़ें जो आज उसके ऊपर समझौते करार हुए। और मुझे आशा है कि आगे जाके ये समझौते भारत को और साइप्रस की एक जो कड़ी बनेंगे और आगे दोनों देशों के विकास में मदद करेंगे। यूरो बैंक के ग्रुप CEO ने कहा कि UPI को समझौता हुआ है UPI पर, और वहीं यूरो बैंक मुंबई में अपना एक ऑफिस खोल रहा है जो कि साइप्रस, भारत और ग्रीस के बीच होने वाले व्यापार को बढ़ावा देगा। As a bank, we want to promote the idea that Cyprus and Greece could become gateways of Indian companies which want to do business in Europe. We have signed an MOU with NPCI to enable UPI in Cyprus. We have also done the same thing for Greece. And Eurobank is opening a rep office in Mumbai to promote the business between the three countries. We have applied for that in RBI, and hopefully before year end, we should celebrate the opening of our office in Mumbai. इन्वेस्ट साइप्रस के अध्यक्ष ईवगेनियो ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि साइप्रस यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही कहा कि भारत की आकांक्षाओं को लेकर साइप्रस सहयोग करने का काम करेगा। Prime Minister Modi's visit to Cyprus is a great honor, and it's very important for us as we position Cyprus as a hub between the EU, Middle East and the East. We're at the eastern frontier of the European Union, and Cyprus is the base for many Western companies investing into India, but also is the gateway for many companies from the Middle East and from the East who want to access the European market. And we want to align ourselves with India's ambitions in this regard. साइप्रस के लारनाका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा भारत और साइप्रस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को भी और सशक्त बनाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नया सवेरा के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। साले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और प्रधानमंत्री एक बेहद ऐतिहासिक यात्रा के साथ इस वक्त साइप्रस में हैं। आइए सीधे रुख करते हैं साइप्रस का। लिमासोल में हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी मौजूद हैं। क्या और कुछ उम्मीद और जो संभावनाएं इस वक्त भारत और साइप्रस के बीच बनती दिख रही है, उसकी एक झलक पेश करेंगे। चंद्रशेखर, जिस तरह से भारत और साइप्रस लंबे समय से एक बेहद मजबूत साझेदारी में बंधे हुए एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में आज भारत साइप्रस को देखता है, कितना महत्वपूर्ण ये यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है, एक व्यापक तौर पर और भी नए क्षेत्रों को जोड़ते हुए इस पार्टनरशिप में भारत और साइप्रस नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे और एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। साइप्रस और भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं और पहले भी ये संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं और कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो ये संबंध और आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कई सारे लोग ऐसे थे जो अपने हाथ में ऑपरेशन सिंदूर के बैनर लिए हुए थे। वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि भारत आज की तारीख में सीमा पार आतंकवाद को किस तरह से ख़त्म करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प दिखा रहा है। और साथ ही साथ उसके बाद जब यहाँ पर बिजनेस राउंड टेबल हुआ तो आपने देखा कि जो साइप्रस और भारत के कई कंपनीज़ के यहाँ पर सीईओ मौजूद थे, उद्योगपति मौजूद थे। उनको प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से भारत बदल रहा है, भारत पहले से कितना बदल चुका है, भारत में निवेश करने के कितने ज़्यादा अवसर मौजूद हैं, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर बताया। और आपको बता दें कि साइप्रस से अच्छा खासा एफडीआई भारत में आता है, इसको लेकर भी कल काफ़ी बातचीत हुई है। और आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री साइप्रस की राजधानी निकोसिया जाएंगे। वहाँ पर प्रधानमंत्री की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ। और ये जो बातचीत होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ें उसको लेकर के वहाँ पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते भी होंगे। और जैसा कि अभी हमने कुछ वहाँ पर जो उद्योगपति मौजूद थे वो यूपीआई को लेकर के बातचीत कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का यूपीआई अब दुनिया भर के देशों में प्रसिद्धि पा रहा है। कई देशों के साथ इसको लेकर के समझौता हुआ है। तो हो सकता है आज भारत के यूपीआई को लेकर के एक अच्छा यहाँ पर समझौता हो जाए। कल एक उद्योगपति से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि हो सकता है अगले 1 साल के अंदर आप साइप्रस के अंदर पेटीएम के ज़रिए, गूगल पे के ज़रिए आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन, दोनों देशों की संस्कृति को आपस में जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। और ख़ासकर क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार किसी देश में पहुँचे हुए हैं, तो सीमा पार आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि साइप्रस 2026 में यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा। और जब पहलगाम पर हमला हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो साइप्रस की ओर से बात आई थी कि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर ये जो सीमा पार आतंकवाद का मामला है इसको वहाँ पर उठाएगा। और साइप्रस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर साइप्रस की हम बात करें, खुद साइप्रस की राजधानी निकोसिया का आधा हिस्सा और करीब साइप्रस का 35% हिस्सा तुर्की ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है और लंबे अरसे से साइप्रस इसको पाना चाहता है। भारत तुर्की के इस कॉज का समर्थन करता है। भारत विभिन्न मंचों पर यह कहता आया है कि इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो संयुक्त राष्ट्र के कानून हैं, उसके तहत ये हल निकलना चाहिए। तो ये जो सीमा पार आतंकवाद का मसला है ये आज डिस्कस हो सकता है। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण आज ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर, भारत की नीति स्पष्ट है। जिस तरह से एक बेहद भरोसेमंद यूरोप में द्वार के रूप में साइप्रस को देख रहा है भारत, वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी इस साल के अंत तक जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए भारत काफ़ी प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि $150 बिलियन का ज़रूर हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो क्षमता है दोनों देशों की वो इससे अधिक है। दोनों देशों में एक दूसरे की देशों की कंपनियां ज़रूर काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जिस पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। आज की जो अहम जो आखिरी चरण है आज प्रधानमंत्री का साइप्रस यात्रा में, जो आज आखिरी कुछ घंटे हैं, उसमें क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? और साथ ही जिस तरह से मेडिटेरियन नीति की बात करें, उस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो साइप्रस का समर्थन हमें भारत को हमेशा लगातार मिला है, जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन यहाँ इस साइप्रस यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत भी एक कड़ा संदेश दे रहा है। बिल्कुल, ये भारत दुनिया की जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत शामिल है। और भारत की जो अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद की समस्या हो या दूसरी समस्या हो, उसको लेकर के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के राजदूत के तौर पर ये पहला देश है। आप देखिए जो पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री यहाँ पर जरूर भारत का पक्ष रखेंगे और पूरी दुनिया को यहाँ से अपनी यात्रा से संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भारत किस तरह से जो आतंकवाद है, सीमा पार आतंकवाद है, उसके खिलाफ सख्त है। और जहाँ तक व्यापार को बढ़ाने की बातचीत है, तो आज जब दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, आप देखिए कि अगर हम 2021-22 की बात करें तो $198 मिलियन का ये व्यापार रहा है दोनों देशों के बीच में। इसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको लेकर के बातचीत होगी। और साथ ही साथ आईमैक, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको लेकर भी यहाँ पर अच्छी बातचीत हो सकती है, क्योंकि साइप्रस भी उससे जुड़ना चाहता है। न सिर्फ साइप्रस बल्कि यूरोप के, मध्य पूर्व के कई देश उससे जुड़ना चाहते हैं। भारत एक मजबूत देश है, मजबूत बाजार है। भारत में इतने रिफॉर्म हो चुके हैं कि आप भारत में आकर निवेश कर सकते हैं, तो हर कोई भारत से जुड़ना चाहता है। और ये जो आईमैक की मैं बात बता रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 की बैठक हुई थी दिल्ली में, वहां पर इसको रखा था और उसके बाद लगातार इसको सफलता मिल रही है, लगातार इससे देश जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आज इस पर भी यहाँ पर एक अच्छी बातचीत हो। बिल्कुल, आपसे आग लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी जो इस वक्त जुड़ रहे थे हमारे साथ साइप्रस से, जहां पर भारत और साइप्रस यहां पर अपने रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। और आइए, साइप्रस में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोगों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बेहद खुश हैं। उन्होंने पीएम की यात्रा को गर्व का क्षण बताया। तो बिल्कुल हमने देखा किस तरह तस्वीरें आई। जो तस्वीरें थी वो भारत और साइप्रस के दोनों ही देशों के रिश्तों के बीच जो गजब का उत्साह है उसका प्रतीक थी। और किस तरह से हमने देखा कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए भारतीय मूल के लोग पहुंचे। ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ये जो भारतीय मूल के लोग हैं जो भारत में ना रहते भी अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं, वो एक बेहद खूबसूरत झलक पेश करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ये कहेंगे। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई अभी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उनको देख करके, उनसे बात करके, मोदी साहब से बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने एकदम उत्साह भर दिया हम सबके अंदर। साइप्रस में आए, उन्होंने जो आजकल के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था जो यहाँ आए, और हम लोग उनके हमेशा साथ हैं। और एक मोदी जी हमारे आइडल एकदम लीडर हैं। आज मोदी जी की वजह से भारतीय पूरे विश्व में बहुत गर्व से कहीं भी रह सकते हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने वाले हमारे मोदी जी हमारे भारत की शान है, हमारी आन है, शान है। हमें उन पर गर्व है। हम लोग बहुत प्राउड हैं। आई मीन स्पेशली बाहर रहने वाले इंडियन लोग फील कर सकते हैं कि इंडिया का क्या वैल्यू है अभी, प्योरली मोदी जी की वजह से। साइप्रस का जो लोकेशन है आज के डेट में जियोपॉलिटिकली, और यहाँ पे शिपिंग और जो टेलीकम्युनिकेशन आईटी का जो हब बनने वाला है, तो ये साइप्रस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जैसे विशाल देश के साथ वो जुड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह रहता है, और यहाँ पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, लिमासोल, साइप्रस। बिल्कुल, साइप्रस के लिए भी एक बेहद सुनहरा अवसर है भारत के साथ जुड़ने का और विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को और बढ़ाने का। पीएम आज साइप्रस की यात्रा पूरी करने के बाद कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ G7 शिखर सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे। पीएम के इस सम्मेलन में ये लगातार छठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात करते हैं पुणे की। पुणे में इंद्रायणी नदी पर हुए पुल ढहने के स्थान पर आज सुबह फिर क्विक रिस्पांस टीम पहुंची और लापता लोगों की तलाश तेज की। कल पुल ढहने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद रात 10 बजे तक करीब 6.5 घंटे तक बचाव अभियान चलाया गया। प्रशासन ने पुष्टि की है कि 51 पर्यटकों को बचा लिया गया। उसके बाद प्रशासन के पास किसी और की गुमशुदगी की शिकायत नहीं आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर आज फिर से विभिन्न एजेंसियां तैनात हैं। बचाव अभियान के दौरान ढही संरचना के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। मावल में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे इंद्रायणी का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से यह हादसा हुआ। बचाव दल को भी लगातार हो रही बारिश की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेट नाइट तक ऑपरेशन चालू था। एनडीआरएफ की तरफ से जो पुल था वो निकालने का काम यहाँ पे शुरू था। कल आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया था? कल तकरीबन 3 से 4 लोगों को वहाँ से डेड कैजुअलिटी निकाली है। आगे का काम चालू है। श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, यहाँ पर लगातार अभी भी जो क्विक रिस्पांस टीम है वो अपना काम कर रही है। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कि अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं? जी देखिए जया, जो ऑफिशियल मैसेज आया है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि अब किसी की भी मिसिंग होने की कंप्लेंट नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर एक टीम को फिर भी वहां पर लगाया गया है कि अगर कोई मान लीजिए कोई मिसिंग है अभी भी, या कोई डेड बॉडी उन्हें मिलती है या किसी को रेस्क्यू करना पड़ सके, इसीलिए उन्होंने एक टीम अभी भी डिप्लॉय करके रखी हुई है। कल बताया जा रहा था कि कई सारे लोग उसमें से गुम थे और आज ये बताया जा रहा है कि 51 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो कि काफी बड़ा एक आंकड़ा है। और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो इनिशियल आंकड़े थे कि कम से कम 20 से 30 लोग बह गए हैं, उसमें से 51 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कई सारे जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी इलाज जो है अभी भी शुरू है। कई सारे लोगों को गहरी चोटें भी आई हुई हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से ये पुल ढहा था उसके नीचे भी कई सारे लोग दबे हुए थे, फंसे हुए थे। उनमें से भी कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उनकी भी इलाज जो है जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं उनमें शुरू है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक क्विक रिस्पांस टीम है, जो अभी भी रेस्क्यू टीम ऑपरेशन कर रही है, उनको लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जल प्रवाह है, जल का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, वो काफी तेज है और इसी की वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से एक ये अच्छी बात है कि मिसिंग कंप्लेंट अब किसी की भी नहीं है और एक दिलासा देने वाली बात है कि जितने भी आसपास के टूरिस्ट की फैमिली थी वो वहां पर मौजूद थे कि ये बताने के लिए कि उनके परिजन जो है नहीं मिल पा रहे हैं, उनके परिजन जो है मिसिंग है। लेकिन अब वो सारे कंप्लेंट्स जो हैं अब वो ठीक है, क्योंकि 51 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर राहत भरी खबर ये है, जो ऑफिशियल इस वक्त बताया जा रहा है कि अभी किसी के भी मिसिंग होने की बात नहीं बताई जा रही है। फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और यहाँ पर जो क्विक रिस्पांस टीम है वो अभी भी जुटी हुई है और अगर किसी तरह की कुछ भी खबर मिलती है तो वहाँ पर अभी भी राहत और बचाव दल तैनात है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में जनगणना कराने से संबंधी अधिसूचना आज आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। जनगणना की ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना के दौरान लोगों की जाति भी पूछी जाएगी। तो 2 फेज में होगी जनगणना और आपको बता दें कि इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। तो जनगणना की प्रक्रिया की आज से शुरुआत होगी और 1 फरवरी 2027 तक पहला चरण
और इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में गृह सचिव और जनगणना आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। ये जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी, जिसमें पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। और ऋषि कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। 2 चरणों में होगी ये जनगणना ऋषि, और इस बार मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि डिजिटल माध्यम से हो रही है, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण पल है भारत के लिए। हम जानते हैं कि जिस तरीके से भारत दुनिया में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है, और जिस मुल्क की आबादी इतनी हो तो वहां पर जनगणना का महत्व हम जानते हैं बढ़ ही जाता है। वैसे तो जनगणना हमारे यहाँ हर 10 वर्ष पर होती थी, और ये 1 दशक पूरा होने पर यानी कि अगले वर्ष के आंकड़े आ जाते थे। लेकिन 2021 से ये जनगणना होनी थी जिसके आंकड़े आने थे, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। और उसके बाद जो तमाम परिस्थितियां बनी, उसके बाद अब सरकार ने, जैसे कि हमने देखा है कि कुछ ही समय पहले इस जनगणना कराने जा रहे हैं, और गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होता है, उसके अधीन ये जनगणना कराई जाती है। केंद्रीय सूची में शामिल है। संविधान में जनगणना कराना भारत सरकार का दायित्व है। राज्यों के पास इस मामले में सीमित अधिकार होते हैं। वो सिर्फ इस मामले में कोई भी सर्वे करा सकते हैं, लेकिन जनगणना कराने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का ही होता है। और 1948 के जो जनगणना एक्ट के अनुसार सरकार जनगणना में किसी भी तरीके के आंकड़े को जुटा सकती है, और किस आंकड़े को जारी करना है और किसको रखना है, ये भी सरकार का अधिकार होता है। बिल्कुल ऋषि, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़े, जिस तरह से आपने कहा कि आबादी की, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1931 के जाति के आधार पर जो जनगणना है वो रोक दी गई थी। हालांकि अनुसूचित जाति और जनगणना लगातार हर दशक होती रही, लेकिन सभी जातियों की जनगणना होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण पल है, और आजाद भारत का ये जनगणना का इतिहास होगा कि हम देश में पहली बार एक ऐसी जनगणना करने जा रहे हैं जिसमें सभी जातियों के आंकड़े होंगे। इन जनगणना का जो महत्व है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये देखने की जरूरत होती है कि हम किस पायदान पर खड़े हैं, और हमारी आबादी का हिस्सा कितना आगे है, कितना पीछे है, और किसके पास क्या है। तो उससे जो विकास की जो नीतियां हैं उसको तैयार करने में भी काफी मदद मिलती है। तो ऐसे में जनगणना का बहुत महत्व है। जीवन प्रत्याशा से लेकर जो हमारी मृत्यु दर है, या हमारे जो बर्थ रेट है, सारे आंकड़े आते हैं, और इससे सरकार को जो नीतियां बनाने में जो मदद मिलती है वो बहुत अभूतपूर्व होती है। और हमने आज तक जितनी भी तरक्की की है उसमें मेरा कहना है कि जनगणना का बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये जनगणना की प्रक्रिया, जिसकी लिए आज बिल्कुल तो आज नोटिफिकेशन होगा, जारी होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग होगा, यानी कि डिजिटल माध्यम से इस बार जनगणना कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर। और साथ ही आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज राजकोट में किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए 241 लोगों की सूची में विजय रूपाणी का भी नाम था। डीएनए सैंपल के जरिए उनके शव की पहचान रविवार को हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गुजरात में आज एक दिन का राजकीय शोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया और सारी जानकारी हासिल की। साथ ही घायलों से भी मुलाकात की और जांच के काम को आगे बढ़ा रहे गांधीनगर के फोरेंसिक लैब का भी दौरा किया। इस बीच मृतकों की पहचान करने का काम भी जारी है। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 80 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से कुल 41 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। 250 रिश्तेदारों के रक्त के नमूने एकत्र किए गए थे, जिसमें 27 शव डीएनए मिलान के बाद सौंपे गए। वहीं 8 शव जिनकी शारीरिक पहचान की गई वो भी परिवार को सौंप दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में परिजनों की सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने रविवार को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया।
जहां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक ने उन्हें घटना की जानकारी दी। डॉक्टर पीके मिश्रा विमान दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने सिविल अस्पताल भी पहुंचे। पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी दौरा किया, जहां अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण उन लोगों की पहचान की पुष्टि करने और मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारों को सौंपने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसी बिल्डिंग में डीएनए की टेस्टिंग चल रही है। उन लोगों का डीएनए जो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और उनकी जो बॉडीज हैं, जो उनका पार्थिव शरीर है, चूंकि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो काफ़ी हद तक झुलस चुका है। इस कारण से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में और उसके बाद उनका प्रोफाइल मैच करने में। फिलहाल कई डीएनए सैंपल्स मैच हो चुके हैं और कई सैंपल्स जो यहाँ टेस्टिंग के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैच कराया जा रहा है। उनके परिजनों को उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है। अस्पताल में डीएनए की टेस्टिंग और शव की पहचान के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स की टीम लगातार काम कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक शव को उन्हीं परिजनों को सौंपा जा रहा है जिन्होंने डीएनए की मिलान के लिए खून के नमूने दिए हैं। अहमदाबाद से मेघना की रिपोर्ट, जीडी न्यूज़। तो बेहद मुश्किल वक्त इस वक्त परिजनों के लिए, लेकिन जो तमाम एजेंसियां हैं इस वक्त लगातार काम कर रही हैं। बेहद अविभत्स ये हादसा था, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो परिजन इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें उनके परिवारजनों के जो मोर्टल रिमेन्स हैं, जो अंतिम जो उनके पार्थिव शरीर है, वो उनको जल्द से जल्द सौंपे जाए। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान कम होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कल की बारिश के बाद आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की उम्मीद है। 4 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तो प्री मानसून बारिश से राहत मिली है। सूरत, उधमपुर, जयपुर, जम्मू, लगातार जो तप रहा था राजस्थान, उसको यहां पर बारिश से बहुत राहत मिली है। राजस्थान के अधिकतर शहरों में कल झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश के बाद दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में 6 डिग्री तक पारा गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अधिकतर शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचा। उदयपुर, जोधपुर समेत 13 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आज कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जगहों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है। इन राज्यों के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश का अलर्ट यहां पे जारी किया गया है। दिल्ली में भी 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। तो उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। इन राज्यों में कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी बारिश और तेज हवा के साथ बिजली चमकने और बादलों के गरजने की संभावना है। तो गोवा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। कहीं ना कहीं जो तेज बारिश की वजह से जो तापमान में गिरावट जरूर आएगी। झमाझम बारिश केरल में भी बताई जा रही है और दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि दिल्ली वालों को भी राहत मिलती नजर आएगी। तमिलनाडु में भी तेज बारिश का अनुमान यहां पर आईएमडी की ओर से जताया गया है। तो बारिश का अलर्ट जारी। यहां पर मॉनसून की वजह से मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की आशंका है। लगातार देश के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। बात होगी यहां पर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे घमासान की। इजराइल ने ईरान के खिलाफ आज ताज़ा हमले किए हैं, जिसमें उसने ईरान के मिसाइल स्थलों को निशाना बनाया है।
इससे पहले ईरान ने रात में इजराइल पर घातक हमले किए। ईरान के हमले में कल 10 लोग मारे गए। ईरान द्वारा शुक्रवार को जवाबी हमले शुरू करने के बाद से इजराइल में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। वहीं ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इजरायली हमलों में कम से कम 224 लोग मारे गए हैं और 1200 अन्य घायल हुए हैं। इस बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ और आक्रमण की धमकी दी है। इजराइल और ईरान की सेनाओं ने विरोधी पक्ष के नागरिकों से आगे के हमलों के प्रति सावधानी बरतने का आग्रह किया। इस बीच ईरान ने मध्यस्थ कतर और ओमान से कहा है कि वे इजराइल के हमले के दौरान अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की उस योजना पर वीटो लगा दिया है जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की साजिश रची गई थी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरानियों ने अभी तक किसी भी अमेरिकी को नहीं मारा है और जब तक ऐसा नहीं होता हम ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की बात भी नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान और इजराइल के संघर्ष विराम पर बयान दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो सकता है। कनाडा में G7 समिट के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मैट्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कनाडा में G7 के नेताओं के बैठक के दौरान संघर्ष को सुलझाने और इसे बढ़ने से रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके अलावा दूतावास कल्याण और सुरक्षा के संबंध में कम्युनिटी लीडर्स के संपर्क में है। तो ईरान की स्थिति पर भारत की लगातार नजर बनी हुई है। ईरान में भारतीय दूतावास भी लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और खास तौर पर जो भारतीय वहां मौजूद हैं उनको लेकर लगातार अपडेट भी जारी कर रहा है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, आइए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अखिलेश, यहां पर इजराइल और ईरान के बीच लगातार जो घमासान है वो जारी है। इस वक्त क्या स्थिति है और खास तौर पर जो भारतीय मौजूद हैं दोनों ही देशों में, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट? है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अभी एक दावा किया है, बहुत सनसनीखेज दावा है, और उन्होंने ये दावा किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पे उनके चुनाव अभियान के दौरान जो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे उसके पीछे ईरान का हाथ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, क्योंकि एक तरफ से यह आरोप लगा कि इजराइल की तरफ से खामनेई को खत्म करने की साजिश की जा रही है, तो आज नेतन्याहू ने खुद इस बात को कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे ईरान के लोगों का हाथ था। तो यह स्थिति है कि अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिशें दोनों तरफ से हो रही है, ईरान की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। देखिए, अभी जो युद्ध की स्थिति है तो कल रात देर रात तक दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई है और अभी तक की जो सूचना है उसमें तकरीबन 225 के करीब लोग ईरान के मारे जा चुके हैं, करीब 1300 के करीब लोग ईरान के घायल हुए। मल्टीपल लोकेशंस, इजराइल का दावा है कि उन्होंने 100 से ज्यादा जो मिलिट्री टारगेट है उसमें ईरान के मिलिट्री टारगेट के खिलाफ कार्रवाई की है। ईरान की तरफ से भी हमले काफी तेज हुए हैं और कई बार तो यह लोगों का कहना है कि यह अकल्पनीय है कि ईरान इस तरीके से इजराइल के अंदर हमला कर सकता है, इजराइल के नागरिकों के ऊपर इस तरह से उसके मिसाइल और ड्रोन पहुंच सकते हैं। और ईरान की तरफ से जो हमले हुए उसमें अभी 12 लोगों के मारे जाने की सूचना है, तकरीबन 400 के करीब घायल भी है इजराइल के। और तेल अवीव, जेरूसलेम, हाइफा जैसे जो जगह हैं, काफी महत्वपूर्ण जगह है इजराइल के, वो निशाने पे आए हैं, वहां काफी डैमेज हुआ है।
हाइफा के पास एक ऑयल रिफाइनरी है इजराइल की, उस ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। सेंट्रल वहां की इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सेंटर है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो आप समझ सकती हैं कि दोनों तरफ से हमले लगातार जारी है और खास करके रात में हमले ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे समय में कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी परेशानी हो रही है। तो नागरिक दोनों तरफ के हताहत और परेशानी में है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय भारत की बात है तो भारत ने अपनी तरफ से लगातार एक टेलीग्राम लिंक भी जारी किया कल, और उस टेलीग्राम लिंक से सभी जो ईरान में रहने वाले भारतीय हैं उन सभी लोगों को उस टेलीग्राम लिंक में शामिल होने की बात की सूचना दी। वो ट्विटर हैंडल जो इंडिया इन ईरान का ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से सारे लोगों को ये सूचनाएं दी गई है। उसके अलावा ईरान के सभी महत्वपूर्ण जगहों पे जो टेलीफोन लाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हो सकते हैं, वो सारे जारी किए गए हैं। उसी तरह से इजराइल में भी भारतीय दूतावास की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। तो एक भारत जो अपने नागरिकों को किस तरीके से बचाया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, इस बात की पूरी व्यवस्था कर रहा है। और वहां जो भी भारत के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे वो ईरान में हो या इजराइल में हो, उन सारे लोगों को दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा जा रहा है। एक गूगल फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ईरान में कि उस गूगल फॉर्म को भरे लोग, ताकि जो दूतावास है ईरान में भारत का, उस दूतावास के पास सारी जानकारी रहे कि कौन भारतीय कहां है, किस तरीके से है वो, और किस तरीके से उनको मदद पहुंचाई जा सकती है। तो सारी व्यवस्थाएं भारत इस समय कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ईरान ने संघर्ष विराम की किसी भी विराम वार्ता से फिलहाल इंकार कर दिया है। क्या G7 में इस संघर्ष का कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आप बात करते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में पिछले साल में 40.42 गीगावाट के मुकाबले 10.5% से अधिक बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जहां 2013 और 14 से अंतर्देशीय उत्पादन 142% बढ़कर 147 लाख टन हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जून को समाप्त हुए सप्ताह में $5.17 बिलियन बढ़कर $696.66 बिलियन हो गया है। अदानी सीमेंट और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी वाले निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई महीने में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 1,24,101 शिकायतों का निवारण किया गया और लगातार 35वें महीने केंद्रीय सचिवालय में निपटान 1 लाख के पार हो गया। और आइए अब देखते हैं खबर खेल जगत से। कानपुर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय बधिर सीनियर कुश्ती और कराटे चैंपियनशिप रविवार को संपन्न हुई। महाराष्ट्र 54 अंक के साथ शीर्ष पर रहा तो हरियाणा ने 43 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने तीसरा व चौथा स्थान ग्रहण किया। आर्म्ड डुप्लांटिस ने पुरुषों के पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार तोड़ा। डुप्लांटिस ने स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में 6.28 मीटर की छलांग लगाई। ये रिकॉर्ड खास रहा क्योंकि ये पहला मौका था जब डुप्लांटिस ने अपने देश स्वीडन में अपना रिकॉर्ड सुधारा। जर्मनी की अनुभवी टेनिस खिलाड़ी तात्याना मारिया ने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। मारियाना ने अमांडा
एनीसिमोवा को हराकर क्वींस क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता। टेलर फ्रिट्ज ने स्टुटगार्ट ओपन जीतने के साथ ही इस साल का अपना पहला खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। फाइनल में फ्रिट्ज ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को मात दी। ये फ्रिट्ज की ज़्वेरेव पर लगातार 5वीं जीत रही। बायर्न म्यूनिख ने क्लब विश्व कप में अपना अभियान धमाकेदार जीत के साथ शुरू किया। बायर्न ने ऑकलैंड सिटी को 10-0 से करारी शिकस्त दी। बायर्न की ओर से जमाल मूसियाला ने हैट्रिक लगाई। क्लब विश्व कप में चैंपियंस लीग विजेता पेरिस सेंट जर्मन ने जीत के साथ शुरुआत की। पीएसजी ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से मात दी। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज राजस्थान विधानसभा में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडियन योगा एसोसिएशन और क्रीडा भारती के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ विधायकों, विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग आसन किया। इस विश्व योग दिवस के 11वें के अवसर पर हमने पूर्व तैयारी की दृष्टि से आज विधानसभा के साथी गणों के साथ, जिसमें मंत्री और विधायक गण भी थे और विधानसभा के भी सारे सदस्य थे, उनके साथ योग करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ योग हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों सारे शरीर जब तक स्ट्रेचिंग नहीं होगा, उसका व्यायाम नहीं होगा, तब तक हमारा मन भी चंचल होता हुआ भटकता रहता है। और आज इस शरीर के लिए स्वस्थ रहना जो आवश्यक है, तो ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है, इसको संभाल के रखना भी हमारा काम है। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और बाबा रामदेव का। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। योग के अनेक प्रभाव हैं, जिनमें प्राणायाम भी योग का एक मुख्य घटक है। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं योग सूत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और ऐसे में अगर आप और हम आसन न करें, प्राणायाम न करें, ध्यान न करें, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव बन के रह जाएगा। इसलिए हमें जीवन में योग को अपनाना है। प्राणायाम श्रृंखला में आज हम सीख रहे हैं एक ऐसा प्राणायाम जो बहुत ही प्रचलित है, जिसका नाम सभी ने सुना है, और ये हमारे कपाल को दमकाने का कार्य करता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है कपालभाति। आसन सिद्ध करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, नासिका से सांस भरना है, नासिका से ही छोड़ना है, बट फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। 2 एक्सलेशंस के बीच में आप श्वास जो भर रहे हैं उसका पता आपको भी ना चले। ये कपालभाति की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सबको याद रखनी है। यानी ये नहीं होगा, सिर्फ एक्सलेशन का पता लगना चाहिए। जब आप फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे तो हर एक्सलेशन में आपका पेट संकुचित होगा। कपालभाति एक नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है। कपालभाति आपके सारे मल को बाहर निकालता है। कपालभाति आपके फेफड़ों की शुद्धि करता है। जब तक भीतर का मल नहीं निकलेगा, बाहर की ऑक्सीजन भी भीतर जाकर के काम नहीं कर पाएगी। तो कपालभाति का अभ्यास सभी कर सकते हैं। सिर्फ जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो इसे किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही करें। अपने आसन में बैठेंगे, आंखें बंद। जिस तरह से हमारे पेट का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे होना चाहिए। पच्चीस एक्सलेशन किया, 25वां एक्सलेशन पूरा बाहर छोड़ दिया, यानी रेचक। होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड। जितनी देर सांस को बाहर रोक सकते हैं रोका, और फिर
नया श्वास ले लिया, यानी कॉन्टिन्यूएशन में करते जाते हैं नहीं। 25 एक्सलेशन के 25वां पूरा बाहर छोड़ दीजिए। सांस लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक। ये टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो रेचक को होल्ड करेंगे, यानी सांस को बाहर बाह्य कुंभक लगाया, यानी ऐसा समझिए बाहर छोड़ दिया और फिर नासिका से सांस भर लिया। 25-25 के 4 राउंड से शुरू कीजिए। बढ़ाते बढ़ाते आप इसके 10 राउंड तक ले जा सकते हैं, पर अति नहीं करनी है। हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने। तो जरूर योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। नया सवेरा में आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। जानते हैं विभिन्न शहरों का तापमान।